गुड आफ्टरनून। लास्ट डे हम लोग बात किए थे आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज और ले लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, है ना। ये टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? ओके, एक आध क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं इसमें, है ना, एक या दो। उसके बाद टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब आपका सिंपली बेस थ्योरम का कंसेप्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, देखते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन एक तरह से देखते हैं। इफ E bar and F bar are the complementary events, are the complementary event complementary events of events E and F respectively. Okay, and if प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो होगा वो 0 से 1 के बीच में है, मतलब 0 भी नहीं है और 1 भी नहीं, तब क्या होगा? कुछ ऑप्शंस है, आपको ऑप्शन का एक्चुअली चेक करना होगा। E by F प्लस E bar by F is equal to 1 by 2। एक ऑप्शन ये है। आप सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, एक काम करते हैं, ऑप्शन ये लिखने बना लेंगे आप। E by F plus the value of E by F bar is equal to 1। सेकंड ऑप्शन ये। एंड थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन है P E bar by F plus the value of E by F bar is equal to 1। फोर्थ ऑप्शन में आते हैं। तो E by F bar plus the value of E bar and F bar and is equal to 1। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही ऑप्शन। एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखा जाए कैसे काम होगा। सबसे पहले देखिए, हम अगर ऑप्शन जब भी आप चेक करते हैं ना, तो ध्यान दीजिए, जैसे आप इस तरह के फॉर्मूला को आप तोड़ना जानते हैं, सीख चुके हैं कि कैसे टूटता है ना। तो फिर क्या करेगा, एक चीज आप चलिए पहले वाला चेक करते हैं, फर्स्ट वाला चेक करते हैं। फर्स्ट वाले में आपको दे रहा है कि प्रोबेब ऑफ E by F प्लस प्रोबेब ऑफ E bar by F इज इक्वल टू हाफ। चेक करना है, तो चलो चेक करते हैं। इस रिजल्ट को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं प्रोबेब ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय प्रोबेब ऑफ F। और इस रिजल्ट को हम कैसे लिख सकते हैं? दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन F बाय प्रोबेब ऑफ F। अब क्या करेगा, इसके बाद आप क्या करिए, प्रोबेब ऑफ F को यहां से आप एलसीएम दिख रहा होगा आपको। फिर क्या करेगा, प्रोबेब ऑफ E इंटरसेक्शन F एंड प्रोबेब ऑफ E बार इंटरसेक्शन F। अगर थोड़ा सा वेन डायग्राम का हम लोग को समझ है, मान लिया अगर ये E है और ये F है, तो ये वाला पार्ट कौन होगा? E, और ये वाला कौन सा पार्ट होगा? ठीक है, तो यानी कि अगर इस पार्ट को थोड़ा सा फिर से लिखने की कोशिश करें तो लिखा जा सकता है कैसे, प्रोबेब ऑफ F, पूरा प्रोबेब ऑफ F और माइनस ये वाला, तो वो इस चीज को डिफाइन करेगा। तो इसका ये मतलब है कि प्रोबेब ऑफ E इंटरसेक्शन F, और इस पार्ट को क्या लिख सकते थे? इस पार्ट को आप लिख सकते थे पूरे प्रोबेब ऑफ F से ये वाला पार्ट घटा दीजिए, तो प्रोबेब ऑफ F ओके माइनस प्रोबेब ऑफ E इंटरसेक्शन बाय प्रोबेब ऑफ, तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो गया, तो प्रोबेब ऑफ F बाय प्रोबेब ऑफ F एंड दिस इक्वल टू 1। यानी कि पहला ऑप्शन हमारा जो है वो गलत है।
उसका रिजल्ट हाफ दिया हुआ। तो ये ऑप्शन तो आपका गड़बड़। बाकी तीन ऑप्शन और है। एक और चीज हम आपको बताएंगे कि अगर आपका बेस में फर्क है, बेस अगर अलग अलग है, ठीक है, देखिए यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ बार, तो इसका रिजल्ट 1 नहीं हो सकता। बेस में अगर डिफरेंसेस है तो नहीं, मतलब जब तक बेस आपको कॉमन नहीं होगा एलसीएम कैसे लीजिए। मतलब 1 आने के लिए क्या है, जो चीज नीचे है वही चीज ऊपर होना चाहिए। तो इसका मतलब कि उस कंसेप्ट से अगर हम आए ना, तो बी और सी भी मुझे लगता है कि आंसर नहीं होना चाहिए। ओके, बच गया कौन, सिर्फ डी। मतलब इन दोनों को रिजेक्ट क्यों किए, क्योंकि दोनों का जो बेस है वो अलग अलग है, ठीक है, बार है, एक में एफ है दूसरे में एफ बार है, सी वाले में भी वही बात है। तो चलो हम लोग डी को एक बार चेक कर लें, ठीक है। ऐसे अब बचता नहीं, तीन ऑप्शन जब आपका खत्म ही हो गया तो डी ही आपका सही आंसर होगा, लेकिन चलिए फिर भी एक बार चेक कर देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा चेक करने। तो डी ऑप्शन में जब आप आते हैं तो प्रोबैब ऑफ ई बाय एफ बार प्लस प्रोबैब ऑफ ई बार एंड एफ बार, इसको चेक करते हैं कैसे करिएगा। सबसे पहले लीजिए प्रोबैब ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बार बाय प्रोबैब ऑफ एफ बार प्लस प्रोबैब ऑफ इतना एंड बाय प्रोबैब ऑफ एफ बार। थोड़ा आड़ा टेढ़ा आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। ई इंटरसेक्शन एफ बार प्लस प्रोबैब ऑफ ई बार इंटरसेक्शन एफ बार एंड बाय प्रोबैब ऑफ एफ बार। कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा तो तोड़ देते हैं, चलिए सबको तोड़ते जाते हैं। इसको लिख सकते हैं आप प्रोबैब ऑफ ई माइनस प्रोबैब, ये वाला पार्ट ई इंटरसेक्शन, और इस पार्ट को आप क्या लिख सकते हैं, इस पार्ट पे ई यूनियन एफ पे बार बाय प्रोबैब ऑफ एफ बार। चलिए ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, is the proverb of E minus proverb of E intersection F, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 minus proverb of E union F by proverb of F। देखिए लेते कर आपको उसको खोलना होगा, तो चलिए खोल ही देते हैं। proverb of E minus proverb of E intersection F and plus 1, ध्यान से देखिए इसको खोलना चालू करते हैं। तो proverb of E खुलेगा तो प्रभाव है प्लस में होता है, तो एक आगे वाला माइनस के करने से होगा, माइनस इंटरसेक्शन होता है तो प्लस हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन बाय प्रभाव एफ बार। देखिए इसको खोलने पे क्या होगा ना कि आपको अगर माइनस कॉमन खींचते तो प्रभाव ई प्लस प्रभाव एफ माइनस प्रभाव ई इंटरसेक्शन है, तो माइनस को साथ में लेंगे तो कुछ इस तरह से जो कटता है काट लो। देखो ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। प्रभाव ई से प्रभाव ई भी आपका कैंसिल हो गया, बचा कौन, बचा 1 माइनस प्रभाव ऑफ एफ, जिसको हम लोग प्रभाव एफ बार बोल सकते हैं, और नीचे में ये है, तो ऊपर वाले को आप प्रभाव ऑफ एफ बार, नीचे भी प्रभाव एफ बार, एंड दिस इक्वल टू 1। तो राइट आंसर इज डी। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन है ना। आप देखते हैं कि वो भी पूछा हुआ, देखते हैं आप कैसे अपना दिमाग चलाते हैं, ठीक है। ये तो आसान था, इसमें कुछ था नहीं, बस फॉर्मूला तोड़ते जाना था, आपका बन जा रहा था। दो को रिजेक्ट क्यों किए, दो को रिजेक्ट करने का वजह था कि दोनों का जो बेस है वो अलग अलग, तो एलसीएम टाइप का कुछ आएगा, तो ये इससे आंसर नहीं आ सकता। बच गया आपका, इसको हम लोग चेक कर चुके थे, ठीक है। तो ले देगा, अगर हम मेरे पास टाइम कम था तो डी के साथ मूव कर जाते हैं, लेकिन चलिए फिर भी चेक करना था तो एक बार चेक कर। चलिए अगले क्वेश्चन पर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिनोट द complement of an event E, complement of an event E. Let E F G be, let E F G be pairwise
pairwise independent events with probability of G greater than 0 and probab of E intersection F intersection G is equal to 0. तब आपको बताना था कि बताइए then probab of E bar intersection F bar by G equals क्या होगा. कुछ ऑप्शन से आप लिख दे रहे ऑप्शन. एक ऑप्शन था कि probab of E bar प्लस probab of F bar. अगला ऑप्शन है कि probab of E bar minus probab of F. And next option है probab of E bar minus probab of F. ये तीन ऑप्शन है. इसी में से कोई एक सही ऑप्शन. क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लें. E bar denote the complement of an event E. Let E, F, G be pairwise independent. एक लाइन बोला यहाँ पे कि E, F, G जो है वो pairwise independent है. pairwise independent का मतलब क्या हुआ? pairwise का मतलब हो जाएगा कि अगर आप E intersection F की बात करिएगा तो this is equal to probab of E into probab. अगर आप F intersection G की बात करिएगा तो probab of F into probab. और अगर आप E intersection G की बात करेगा तो probab of E into probab of G. मतलब पेयर वाइज इंडिपेंडेंट का मतलब ये मतलब लिखा है E F G भी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट. किसी का भी दो पेयर ले लो वो इंडिपेंडेंट है आपस. और जहां पे बता रहा है कि probab of G जो है वो 0 से ज्यादा है. ये देना जरूरी होता है. नहीं देगा तो वो डिनोमिनेटर को प्रॉब्लम करता है. इसलिए लिख देता है. तो इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है लेकिन लिखना चाहिए. और दिया हुआ कि E और E F और G का जो कॉमन है वो आपका 0 है. तो बताइए कि इसका रिजल्ट क्या होगा. देखिए अगर इसको हम लोग बनाते हैं सिस्टमेटिक ना तो ये बहुत लंबा है, लेंदी है. ठीक है, अगर इसको वेन डायग्राम से बनाएंगे तो ये तुरंत बन जाएगा. ठीक है, अगर आप चाहिएगा कि हम इसको तरीके से जाए बनाने के लिए देखते हैं एक बार. probab of E बार इंटरसेक्शन F बार बाय G. इसे यही निकालना है. तो अगर आप मेथड में मूव करते हैं तो आपके पास क्या होगा. दैट केस में probab of E बार इंटरसेक्शन F बार इंटरसेक्शन बाय probab. ये होगा है ना. यही होता है ना. इसका और इसका क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन ले लेते हैं. मतलब आपके पास कुछ सिस्टम ऐसे बना होगा इंटरसेक्शन. अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हैं. देखिए तो ये वाले को लिख सकते हैं ई यूनियन एफ बार. ठीक है, इंटरसेक्शन जी. या इस बार को आप बाहर भी लगा सकते हैं एंड बाय probab of जी. ठीक है, क्या करेगा अभी, कोई आइडिया मिल रहा है आपको कुछ भी. इसके आगे आप कौन सा स्टेप्स ले सकते हैं बोलिए. कैसे लेंगे, थोड़ा सा दिक्कत होता है इस क्वेश्चन में. मतलब अगर आप सीधे तरीके से मूव करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. लेकिन वेन डायग्राम से जाएंगे तो तुरंत बन जाएगा. तो वेन डायग्राम से चलना चाहिए हमको या इस तरीके से एक बार बना लिए. बोला था कि इस तरीके से एक बार बना लेना चाहिए हम लोग को, जरूरी. उससे थोड़ा सा एक आइडिया होगा. एक काम करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं ई यूनियन एफ का कोई नाम दे देते हैं. ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि पी और इसका नाम ले लेते हैं हम लोग कुछ भी. ई यूनियन एफ का नाम ले लेते हैं, चलिए एक्स दे देते हैं. एक्स बार इंटरसेक्शन बी and this is equal to probab of E. यहाँ पे लिख देते हैं where x is equal to E union F.
नहीं तो फिर इसको हैंडल करना थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसको हम लोग क्या किए, एक्स लेंगे तो एक्स बार। अच्छा मान लीजिए कि अच्छा ई यूनियन एफ भी तो एक सेट ही होगा ना, जिसको आप एक्स बोले हो। तो मान लो कोई एक्स सेट है एक्स और कोई सेट है आपका जी, तो आपको निकालना है जी होना चाहिए लेकिन एक्स नहीं होना चाहिए। हम इन दो सेट पे बात करें, एक सेट को एक्स ले लो, एक सेट को जी ले लो। तो आपको ये पता करना है कि क्या हो। तो जी तो होना चाहिए लेकिन एक्स नहीं होना चाहिए, यानी इस पार्ट का बात कर रहे हैं। यानी कि इसको अगर हम फिर से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्रोबेब ऑफ जी माइनस प्रोबेब ऑफ जी इंटरसेक्शन एंड बाय प्रोबेब ऑफ जी। चेक करो, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब देखो अब कर क्या सकते हैं हम लोग, ये तो लिख दिए हम लोग, ठीक है। प्रोबेब जी माइनस प्रोबेब जी इंटरसेक्शन एक्स। तो आप क्या कर सकते हो, दिस इज अ प्रोबेब ऑफ जी, इसको तो कुछ कर नहीं सकते हो। अच्छा ये जी को आप क्या लिख सकते हो, जी को तो आप वैसे छोड़ दो, इंटरसेक्शन एक्स को क्या कर सकते हो, ई यूनियन एफ। कितना अच्छा होता कि अगर ये भी इंटरसेक्शन में आता तो बड़ा फायदा होता, क्योंकि उसके बदले में एक रिजल्ट था हमारे पास जीरो, ये वाला। लेकिन यहाँ पे यूनियन, जब ऐसा आता है ना कि एक इंटरसेक्शन एक यूनियन या एक यूनियन एक इंटरसेक्शन, तो दैट केस में हम लोग क्या करते हैं, एसोसिएटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव को यूज करने की कोशिश करते हैं, वहीं से कुछ फायदा हो सकता है। तो देखिए अगला स्टेप हो जाएगा आपके पास प्रोबेब ऑफ जी इंटरसेक्शन ई यूनियन जी इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेब। नहीं कुछ खास किए नहीं, ये पहला स्टेप आप ध्यान दीजिए, सीधे फार्मूला डालें, कुछ नहीं किया, इसको जो फार्मूला होता है वो यूज किया, इन दोनों का इंटरसेक्शन बाय प्रोडक्ट। अब इसको हम लिख सकते थे इस तरह से, तो वो लिख दिया। अब दिक्कत ये, अब क्या करें, तो हम लोग इसका नया नाम दे दिए कोई एक्स। तो एक्स बार इंटरसेक्शन, अगर मान लेते ये भी एक सेट और ये भी एक सेट, अगर ये दो सेट है तो जी इंटरसेक्शन एक्स बार का मतलब क्या हो कि जी का वो पार्ट जो एक्स में नहीं है, तो मतलब ये वाला पार्ट, इसमें प्रोबेब ऑफ जी से अगर ये वाला कॉमन पार्ट घटा देंगे तो काम बन जाएगा, तो वही काम। अब प्रोबेब ऑफ जी तो हमारे क्वेश्चन में है पड़ा हुआ, तो छोड़ दिए, माइनस कर दिए, जी को वैसे छोड़े, इंटरसेक्शन वैसे छोड़े, और एक्स के बदले में ई यूनियन एफ ले। अब देख रहे हैं एक इंटरसेक्शन आ गया और एक यूनियन आ गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस तरह से। अच्छा आपको नहीं लग रहा कि ये सेट है और ये एक सेट है, बीच में यूनियन है, तो चलो इसका भी थोड़ा सा काम कर ले। प्रोबेब ऑफ जी माइनस प्रोबेब ऑफ जी इंटरसेक्शन ई, मान लीजिए एक सेट और एक सेट है, प्लस प्रोबेब ऑफ जी इंटरसेक्शन एफ एंड माइनस तीनों का जब इंटरसेक्शन करिएगा, इसका और इसका इंटरसेक्शन करेगा, तो फाइनली आएगा जी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन ई है, ई इंटरसेक्शन जो भी हम चाह रहे हैं ना कि चलिए यहाँ पे, ठीक है, इसका रिजल्ट आपको ऑलरेडी जीरो दिया हुआ, तो वो वाला पार्ट तो हमारा खत्म हो जाएगा, इसका रिजल्ट जीरो हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचेगा, प्रोबेब ऑफ जी माइनस प्रोबेब ऑफ जी इंटरसेक्शन ई एंड माइनस प्रोबेब ऑफ जी इंटरसेक्शन एफ एंड बाय प्रोबेब, ये वाला पार्ट जीरो। यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि जी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू जीरो। अच्छा ये एक और चीज लिखा है कि ई एफ जी जो है वो आपका पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब है कि इनको हम तोड़ सकते थे, प्रोबेब ऑफ जी माइनस प्रोबेब ऑफ जी इंटरसेक्शन प्रोबेब ऑफ ई एंड माइनस प्रोबेब ऑफ जी इनटू प्रोबेब ऑफ एफ एंड बाय प्रोबेब ऑफ जी। ठीक है, नोटिस करने वाला क्या बात है कि प्रोबेब ऑफ जी तीनों में कॉमन है, काट देगा इसको, तो अल्टीमेटली आएगा 1 माइनस प्रोबेब ऑफ ई माइनस प्रोबेब ऑफ एफ, ये आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर सकता है, 1 माइनस प्रोबेब ऑफ ई को आप लिख सकते थे प्रोबेब ऑफ ई बार एंड माइनस प्रोबेब ऑफ एफ, कोई भी ऑप्शन ऐसा है, एक ही ऑप्शन मैच कर। इसका एक और हो सकता था कि 1 माइनस प्रोबेब ऑफ एफ को प्रोबेब एफ बार माइनस प्रोबेब ऑफ ई भी बोल सकते थे, तो एक और ऑप्शन अगर होता तो मोर देन में भी क्वेश्चन मिल सकता था। तो ये हम लोग का सिस्टम हुआ बनाने का, कैमरा एडजस्ट करना होगा, चलिए ठीक।
आई थिंक आप देखिए, ठीक है, सिंपल था। इसको निकालने बोला था, दोनों का इंटरसेक्शन लिए और फिर ये ले लिए, फॉर्मूला लगा दिए। अब हम लोग इसके बदले में हम ऐसा लिख सकते थे। अब यहाँ से कैसे कैरी करते हैं तो समझ में नहीं आया, तो उसका एक नामांतरण किए, एक सेट लिख दिए, तो ऐसे हो गया। अब मान लीजिए ये एक सेट और ये एक सेट है, तो अगर आप इस सेट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो प्रोबेब जी और एक था। अब क्या किए, एक्स के बदले में जो था उसको रख दिया। अब एक इंटरसेक्शन और एक यूनियन अगर होता है तो उसको हम लोग रिमूवर्स यूज करते हैं, सॉरी वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करनी। अब एक सेट ये और एक सेट है, बीच में यूनियन है, तो बस ओपन कर दिया इसको, ठीक है। फार्मूला में जोड़े तो ऐसा आ गया। इससे फायदा क्या होगा, इसका रिजल्ट 0 था, यूज हो गया। बाकी फिर ऐसे ही है। अच्छा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का पेयर वाइज तो ये टूटेगा, प्रोबेब जी कट गया, रिजल्ट आ गया। ऐसे देखा जाए तो ये बहुत दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं था। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को, लेकिन टाइम लगा, लेकिन आप देखिए क्वेश्चन बनाने में टाइम लगा, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हम वेन डायग्राम से जाए बनाने के लिए, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन वेन डायग्राम से बन जाए, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं, कोई भी मेथड से बन सकता है भाई, वो देखना पड़ता है कि कौन सा चीज लेने से ज्यादा फायदा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से जाते हैं तो देखते हैं क्या फायदा होता है, थोड़ा चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसका रिजल्ट लिखिए, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा प्रोबेब ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, एक रिजल्ट है, एंड बाय प्रोबेब ऑफ जी। अगर हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं, मान लीजिए आपका टी एफ और जी, ध्यान देगा, ई एफ और जी। सबसे पहले ऊपर वाले को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ऊपर वाला है, ई नहीं होना चाहिए, एफ नहीं होना चाहिए, और ई और एफ नहीं होना चाहिए, और उसका इंटीग्रेशन जी के साथ, ई नहीं होना चाहिए, बात समझिएगा। अगर हम ये पूरा इस्तेमाल, तो बोलता है ई नहीं होना चाहिए, तो ई वाला को पूरा पार्ट को खत्म कर दो, बोलता है एफ पे नहीं होना चाहिए, एफ वाले पूरा पार्ट को खत्म कर दो, ठीक है। अब कौन सा पार्ट बचा, अगर इन दोनों को आप हटा दीजिएगा तो कौन सा पार्ट बचा, ये पूरा बचा, ये देखिए हम जो रेड करते हैं उस पार्ट को हटा दें, ये पार्ट ई नहीं लेना आपको, एफ भी नहीं लेना आपको, चलिए ठीक है, नहीं है। अब कौन सा पार्ट बचा, देखिए अब बचा ये वाला, और ये पूरा खाली जो पार्ट है इधर बाहर, वो पूरा। अब तो हम सैंपल में बात करें, ई नहीं लो, एफ नहीं, तो इसका मतलब कि ई और एफ को हटाने के बाद ये पूरा पार्ट, और उसका इंटरसेक्शन के साथ करो जी के साथ, तो इसका मतलब है कि अगर इंटरसेक्शन जी के साथ करो तो जी वाला तो ये पूरा पार्ट इतना है, एक बाहर वाला और इतना का इंटरसेक्शन करोगे तो ऑफ कोर्स ये वाला पार्ट आएगा। अब सवाल है कि इस पार्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए इस पार्ट को कैसे लिख सकते हैं, हम इस पार्ट को लिखना चाहते हैं, तो देखिए आप लिख सकते हैं प्रोबेब ऑफ जी, प्रोबेब जी। तो अगर प्रोबेब इस पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब इतना बात समझ में आ गया कि इस पूरे सिस्टम का मतलब ये रेड वाला पार्ट, तो क्या करेंगे, प्रोबेब ऑफ जी ले लिए और इससे घटा देते हैं ई इंटरसेक्शन जी, ये घट गया। ई इंटरसेक्शन जी का मतलब कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट घटा और ये वाला पार्ट घटा, ई इंटरसेक्शन अगर जी आप घटाएं तो ये वाला पार्ट घटा, ये भी घटा और ये भी घटा इसका। अच्छा, ये वाला पार्ट तो निकल गया आपका, जी में से ये वाला पार्ट निकल गया। अब हम सोच रहे हैं कि ये वाला पार्ट भी तो हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस एफ इंटरसेक्शन जी भी घटा देंगे, तो फिर कौन सा पार्ट घटा देंगे, एफ इंटरसेक्शन जी का मतलब यहां से लेके पूरा यहाँ होता है, मतलब ये भी घटाए और ये भी घटा दें। अच्छा, एक चीज आप ध्यान दे रहे हैं कि ये 2 बार घट गया, जबकि हमको एक ही बार घटाना था, देख रहे हैं, यहाँ पे जब इसको घटाए तो ये और ये घटाए, यहाँ पे घटाए तो ये भी घटा और ये वाला भी घटा, तो ये वाला पार्ट 2 बार घटा जबकि वो घटाना एक ही बार, तो एक बार एक्स्ट्रा घट गया, यानी कि हटाना पड़ेगा एक, तो उसके लिए इस पार्ट को हमको जोड़ना होगा क्योंकि एक्स्ट्रा घट रहा था, तो प्रोबेब ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जोड़ दी। तो अब जो ऊपर में आपको दिख रहा है वो इस पार्ट को, इसका रिजल्ट आपके पास 0 दिया हुआ है,
खत्म हो गया वो, और ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है तो काम बन गया। तो थोड़ा सा ये जो है ना क्वेश्चन आपको किस तरह से जल्दी बना देता है। प्रोबेब जी को कॉमन काट लो तो 1 माइनस प्रोबेब ऑफ ई माइनस प्रोबेब ऑफ ओके, समझ में आया? कोई दिक्कत अभी तक? नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वो टॉपिक देखिए 4 बजे पूरा क्लास हम लोग का होगा, जिसको जहां जाना होगा अपना जाएगा। हाँ लीजिए, साइड हो जा रहे, जल्दी करिए। चलिए बात करते हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर। हम लोग जो बात करेंगे तो टॉकिंग अबाउट टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी ये एक तरह से जानते हैं डिपेंडेंट इवेंट ये होता है। एक तरह से देखा जाए तो ये एक डिपेंडेंट इवेंट भी है। अच्छा, आप लोगों को एक असाइनमेंट मिला होगा बेस थ्योरम का, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग प्रिंट करवा लीजिए, क्योंकि कल के क्लास में कितने लोग प्रिंट करवा लिए, करवाए है जो भी? अगर होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि मार्च में एक बार पढ़ाए थे, ठीक है, और अगर नहीं है तो प्रिंट निकलवाइए। चलिए ठीक है, बहुत सही है, उसको करवा लीजिए, क्योंकि भाई हम क्वेश्चन नहीं लिखने जाएंगे, याद रखिएगा। आज भर क्वेश्चन लिखा रहा है, क्योंकि आज हम बेस में शायद नहीं इन कर पाएंगे, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी में हम लोग पास 6-7 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। टोटल प्रोबेबिलिटी सीख रहे हैं मतलब समझिए कि बेस सीखना स्टार्ट हो गया। टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि आप बेस, ठीक है, सीखना स्टार्ट हो गया। तो हम लोग पास 6-7 क्वेश्चन है यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी, और उसी का थोड़ा सा एडवांस है, देखिएगा आगे तो आपको मिलेगा, आपको क्या, बेस थ्योरम, ठीक है। मतलब अभी का जो क्लासेस हम लोग कर रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या फिर आप टोटल प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम, वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जाएंगे वो टॉपिक होगा, क्या होगा, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस पढ़ा देता है। फंक्शन लास्ट में पढ़ाएंगे, फंक्शन लास्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि फंक्शन में अगर अभी पढ़ाएंगे तो 4 क्लास में खत्म कर देंगे, बाद में पढ़ाएंगे तो 10-15 क्लास पढ़ाएंगे। एलपीबी भी पढ़ाना है। एक बोला कॉनिक पढ़ाइएगा, कॉनिक का वीडियो मिलेगा, कॉनिक पढ़ा रहे हैं हम 11th वालों को, बस वीडियो अवेलेबल करा देंगे। रिलेशन फंक्शन लास्ट में पढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप देखिए क्या है। टू कार्ड्स आर ड्रॉन, टू कार्ड्स आर, एक क्वेश्चन देखते हैं, पहले समझते हैं। ड्रॉन वन बाय वन, वन बाय वन रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 cards. Then find the probability. Then find the probability that both of them, both of them, both of them are kings. Are kings. Both of them are kings. ठीक है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, वो एक्चुअली,
ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हैं, लेकिन हम एक एग्जांपल खास के लिए समझाने के लिए आपको। देखिए अगर दूसरा इवेंट पहले इवेंट पे डिपेंड करता है तो दैट इज अ डिपेंडेंट इवेंट, और टोटल प्रोबेबिलिटी में हम लोग कुछ चीज इस तरह का सीखेंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन हम दिए आपको, टू कार्ड्स आर ड्रॉन वन बाय वन रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ द टू कार्ड्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर किंग्स। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको एक चीज हम पहले सिखा चुके हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बहुत बनाए हैं, बेसिक्स का जो लोग भी वीडियोस देखे होंगे तो वहां पे आप देखिएगा जो बेसिक्स 3 और 4 का वीडियोस आया था, इसी पर पूरा बेस था। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं हम लोग पहले भी पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि ये हम लोग से कुछ। अब हम लोग को सीखना क्या है, हम लोगों को बेस थ्योरम सीखना है, लेकिन बेस थ्योरम को सीखने के लिए हम लोग को लिखना भी सीखना हो, ठीक है, कि हम लोग कैसे लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जाइएगा मत, है ना, ऐसा नहीं कि निकल जा रहे हैं फिर, क्योंकि बेस का कंसेप्ट नहीं बना रहे हैं, बेस हमें हम बहुत कम टाइम में, ठीक है, जितना खर्च कर रहे हैं टाइम इधर ही कर रहे हैं, आपको खुद लगेगा कि वहां पे तो हम जानते हैं बहुत सारा बात। Two cards are drawn one by one random from a pack of two cards and find the probability that both of them are kings. देखिए एक बात यहाँ पे लिखा है वन बाय वन बोला, ठीक है, random from a pack of two cards. Then find the probability that both of them are kings. देखिए अगर हम सपोज करिए कि अगर हम पहली बार किंग निकालते हैं, that is a 4/52. अगर हम वन बाय वन निकाल रहे हैं तो अगर आपके पास कार्ड का पूरा गड्डी है तो किंग आने का क्या चांस है, 4 में से कोई एक निकलेगा और 52 में से एक कार्ड निकलेगा, दैट इज अ 4/52। जब हम सेकंड ड्रॉ की तरफ जाते हैं, सेकंड ड्रॉ की तरफ, तो हमारे पास आएगा 3/51, दैट इज आंसर। आप समझ रहे हैं। अच्छा यहाँ पे वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, हम लोग को मालूम है कि नहीं बोलता है या बोलता है एक ही बात। अच्छा इसी क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते थे, चाहते तो 4C2/52 डायरेक्ट, तो आप आंसर अगर मैच करते तो आपको मालूम पड़ता कि आंसर तो मैच कर जा रहा है, तो 4 × 3 552 × 51, तो 4/52 × 3/, तो आपको समझ में आया कि चाहे वन बाई वन निकालिए, ठीक है, चाहे आप इस तरह से निकालिए, चाहे विदाउट रिप्लेसमेंट निकालिए, ये सब एक ही बात होता है। सबसे पहले तो हम लोग को ये बात समझना है कि जो वन बाई वन निकालते हैं हम लोग विदाउट रिप्लेसमेंट, देखिए आपको अगर विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं भी लिखता है तो इसका मतलब वो विदाउट रिप्लेसमेंट ही है, मतलब हम लोग जितना भी आज तक पढ़े हैं सब विदाउट रिप्लेसमेंट ही है। विद रिप्लेसमेंट हम लोगों के पास जो होता है विद रिप्लेसमेंट, उसको लिखना पड़ता है हम लोगों को विद रिप्लेसमेंट। और विद रिप्लेसमेंट में दिक्कत क्या होता है कि आपका ये जो है सैंपल जो है वो आपका बदलता नहीं, सैंपल सेम हो जाता है, तो विद रिप्लेसमेंट में थोड़ा सा दिक्कत है। अब देखिए अब ये क्वेश्चन हम आपको क्यों दिए, ये क्वेश्चन हम इसलिए दिए कि हम इसमें थोड़ा सा लिखने का तरीका सीखना चाहते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे तो आप बना लिए, लेकिन एग्जाम्स में आएगा तो क्या पैसे बनेगा, नहीं ऐसे नहीं होगा, तब फिर आपको कुछ मेंशन करना हो, जैसे आपको लिखना होगा कि ए ले लीजिए, फर्स्ट कार्ड इज किंग, एक बी इवेंट लीजिए, एक इवेंट है जिसमें हम लोग किंग निकालेंगे पहला कार्ड, बी एक दूसरा इवेंट है, बी एक दूसरा इवेंट है जिसमें हम लोग सेकंड कार्ड निकालेंगे और वो भी किंग ही होना चाहिए, ठीक है, बी एक इवेंट है जहां पे हम एक ऐसा इवेंट जहां पे हम दूसरा कार्ड निकालेंगे और वो भी क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए। तो यानी कि आप क्या काम करना चाह रहे हैं, आप करना चाह रहे हैं काम, दो ड्रॉ करना है, ए भी करना चाह रहे हैं और बी भी करना चाह रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, इसको आप कैसे लिखिएगा, प्रोबेब ऑफ ए इनटू प्रोबेब ऑफ बी बाय ए। तो चलिए इसका भी मतलब समझते हैं, प्रोबेब ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, प्रोबेब ऑफ ए का मतलब हो गया मींस कार्ड किंग कार्ड इज फर्स्ट ड्रॉ। And what is the meaning of proverb of B by B क्या था, second card is also king, तो लिखेंगे king card in second draw, second
which is knowing that first draw is king. First draw is king. देखिए ये सब लिखना पड़ेगा, बेस पर हमें लिखना पड़ेगा। ये कितना आसान था बनाना, हम तुरंत बना के निकल गए, टाइम नहीं लगा। देखिए अब आप एग्जाम से बनाते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा काम करना होगा। देखिए आप यहाँ पे दो इवेंट कर रहे हैं, एक इवेंट है जिसमें आप किंग निकालना चाह रहे हैं और दूसरा इवेंट है क्या, इसमें भी आप कार्ड निकालना चाह रहे हैं और वो भी किंग होना चाहिए। तो यानी कि आप काम क्या करना चाह रहे हैं, ए एंड बी करना चाह रहे हैं, दो ड्रॉ करना चाह रहे हैं ए एंड बी का मतलब क्या हुआ कि आप क्या कर रहे हैं, किंग कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं फर्स्ट ड्रॉ से। बी बाई ए का मतलब क्या हुआ, फिर से किंग निकाल रहे हैं, जबकि पहली बार में किंग निकाले। तो देखिए बहुत सिंपल है। देखिए इसका मतलब आप एकदम ऐसे भी समझ रहे हैं कि आप यहां से किंग निकालना चाह रहे हैं, तो दैट इज अ 4/52 और अब फिर से आप किंग निकालना चाह रहे हैं जबकि आपको पता है कि पहले ड्रॉ में भी किंग आया है। तो दिस इज अ डिपेंडेंट, क्योंकि किंग का तो नुकसान हो चुका है, दैट इज अ 3/50, दैट इज आंसर। देखिए वो क्वेश्चन है जिसको हम पहले भी बनाए थे और सिर्फ 2 लाइन या 1 लाइन में लिख के काम खत्म कर लिया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को देखिए हम लोग किस तरह से बना वो देखने वाला एक बात। एक आध क्वेश्चन हम लोग अभी और लेंगे और थोड़ा सा इसको समझने का कोशिश करेंगे, और जितना जल्दी समझ जाए उतना इजी होगा। बिठाते हैं। चलिए क्वेश्चन है थोड़ा सा मेहनत की क्वेश्चन। कंसीडर द डायग्राम, कंसीडर दिस डायग्राम। एक ले लेते हैं इस तरह से और एक ले लेते हैं, दैट इज अ ए एंड दैट इज क्वेश्चन देखिए क्या है, वन बॉल is drawn from bag A and ठीक है put bag B without knowing color, without knowing color. Then we drawing a then we drawing then we drawing a one ball from bag B and we have to find and we have to find and we have to find probability of y ball। क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लो फिर बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज क्या आ रहा है क्वेश्चन में कि ये क्या ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, जल्दी से बताइए। कितना तो आप सोच सकते हैं एग्जांपल ऑफ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ऑफ कोर्स डिपेंडेंट, क्यों डिपेंडेंट होगा, ठीक है। ऑफ कोर्स डिपेंडेंट क्यों डिपेंडेंट होगा, क्योंकि आप यहां से बॉल निकाल सकते, बॉल नंबर्स ऑफ बॉल दिए नहीं, हम लिख देते हैं। इसमें 3 रेड है और इसमें 4 वाइट और इसमें 4 रेड है और 5। ठीक, क्वेश्चन क्या बोलता है, वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए एंड पुट बैग बी विदाउट नोइंग द कलर। तो जब बैग ए से आप एक बॉल निकाल लो तो 2 घटना घट सकता है, या तो रेड निकला होगा या तो व्हाइट निकला होगा, 2 घटना पॉसिबल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर फर्स्ट ड्रॉ करते हैं, देखिए फर्स्ट ड्रॉ अगर हम करेंगे, फर्स्ट ड्रॉ को यहां से करना होगा तो क्या होगा,
या तो हमारा व्हाइट निकलेगा या तो हमारा रेड निकलेगा। और सेकंड ड्रॉ अगर हम करते हैं जिससे आपका क्या बाहर निकलना चाहिए, व्हाइट। तो काम कैसे जाएगा, काम पहले ऐसे जाएगा कि यहां से आप एक बॉल निकालिएगा और फिर बिना देखे उसमें डाल दीजिए, तो व्हाइट भी हो सकता है रेड भी हो सकता है। तो पहला ड्रॉ में व्हाइट भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। अगर मान लीजिए पहले ड्रॉ में व्हाइट निकलने का क्या चांस होगा, पहला ड्रॉ मतलब आप यहाँ से कर रहे हैं तो क्लियर है पहले से, क्योंकि इस बार आपको बैग नहीं चुनना है, बैग चुनने का कोई काम ही नहीं है। हम लोग को पता है कि पहला इवेंट जो हम करेंगे वो इसी बैग से करना है, एकदम तय है। ऐसा नहीं है वो 2 बैग है तो कौन सा बैग चुने, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि क्लियर है कि हम लोग को पहला इवेंट जो करना है, पहला काम जो करना है इसी बैग से। तो यहाँ पे व्हाइट आने का चांस क्या होगा, 4/7। और अगर रेड निकलता है तो दैट गिव्स में 3/7। और दूसरा इवेंट जो हमको करना है वो आपको सेकंड बैग से करना है, जो कि सेकंड ड्रॉ होगा। तो सेकंड ड्रॉ में क्या होगा कि वो डिपेंड करेगा कि यहाँ से कौन सा बॉल आया है, क्योंकि निकलना व्हाइट ही है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे व्हाइट आ गया, अगर यहाँ पे व्हाइट आ गया, यहाँ से व्हाइट निकल के व्हाइट आ गया, तो दैट केस में 6 व्हाइट होगा। तो सेकंड ड्रॉ में व्हाइट निकलने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, दैट इज अ सेकंड ड्रॉ। तो इस केस में आपके पास हो जाएगा 6 व्हाइट जब व्हाइट निकला है। और सेकंड ड्रॉ में अगर हम बात करें व्हाइट निकलने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, जब रेड आया होगा, तो रेड आया होगा तो यहाँ पे 5 हो गया होगा, तो दैट केस में 5 व्हाइट, क्योंकि व्हाइट में तो कोई चेंजेस आया नहीं। हाँ, चेंजेस कहाँ आ गया, सैंपल, सैंपल हमारा बदल गया। पहले 9 सैंपल था इनिशियली, बाद में जब वहां से बॉल आया तो 10 सैंपल हो गया। 10 सैंपल में एक जो बॉल आया होगा वो व्हाइट भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। अगर व्हाइट आया होगा यहाँ से तो 6/10 हो जाएगा, और अगर रेड आया होगा तो व्हाइट तो मेरा बढ़ा नहीं, सिर्फ हमारा सैंपल बढ़ा है, दैट केस में 5। तो व्हाइट निकलने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, फाइनली व्हाइट निकलने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो व्हाइट निकलने का प्रोबेबिलिटी नहीं लग रहा है कि अगर व्हाइट यहाँ से निकला होगा तो उस केस में व्हाइट निकलने का प्रोबेबिलिटी यहाँ से ये होगा, और अगर यहाँ से रेड निकला होगा तो उस केस में यहाँ से व्हाइट निकलने का प्रोबेबिलिटी ये होगा, और दैट इज 24, 70, 15 और 25 से 40, 40 में से। क्लियर है, समझ में आया, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए, फिर बात करते हैं इसके आगे। और देखिए मतलब यहीं से मार्क्स आना है आपका, बेस और इंडिपेंडेंट, यही 2 चीज पढ़ना है आपको। जल्दी बोलिए, चीज समझ में आया, क्लियर है। अब इसी चीज को रिपीट बहुत खराब वर्ड होता है, मतलब पूछने का मतलब आपको रिपीट करवा देते हैं नहीं। तो ये कहानी बड़ा सिंपल था कि हमारे पास 2 बैग, तो 2 बैग में इस नंबर का बॉल पड़ा हुआ, एक में 3 रेड है 4 व्हाइट है, दूसरे में 4 रेड है 5 व्हाइट। बोला गया कि एक बॉल यहाँ से निकालिए और बिना देखे इसमें आप डाल दीजिए। One ball is drawn from bag A and put bag B without knowing color। और उसके बाद तब यहाँ से आप बॉल निकालिए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो बॉल होगा वो व्हाइट होगा। And we're drawing a one ball from bag B and we have to find probability of white। तो जब वो बैग, उस बैग से जब आप बॉल निकालिएगा तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो व्हाइट होगा, ठीक है। तो जब आप यहाँ से निकालिएगा तो 2 बात हो सकता है ना, रेड भी निकल सकता है और व्हाइट भी निकल सकता है। तो यहाँ से रेड कैसे निकलेगा, यहाँ से रेड निकलने का, तो यहाँ से मान लीजिए व्हाइट कैसे निकलेगा, 4/7, क्योंकि टोटल बॉल हमारे पास कितना 7 और व्हाइट कितना 4, तो एक बॉल व्हाइट निकलने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 4 में से कोई भी निकल सकता है, और टोटल 7 है तो 7 में से कोई भी निकल सकता है, यानी कि 4/7। तो जैसे ही अगर मान लीजिए यहाँ से व्हाइट निकला होगा तो व्हाइट हमने यहाँ पुट करके दो, तो अब व्हाइट आपके पास 6 हो गए, तो अब इस जगह से व्हाइट निकलने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उन 6 में से कोई निकल सकता है, 6 यानी कि दोनों काम एक साथ हो रहा है तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ता है। और जरूरी नहीं कि काम आपका ऐसे ही खत्म हो, काम तो ये भी हो सकता है कि रेड निकल गया हो, तो रेड निकलेगा 3/7, तो दैट केस में व्हाइट नहीं बढ़ेगा हमारा, लेकिन सैंपल तो बढ़ा। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा
तो वाइट आपका 5 ही रहेगा, लेकिन सैंपल बढ़ने के कारण 5/10 होगा। तो बस ये हो। लेकिन जानते हैं यही क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आ गया, ठीक है, तो लिखने का तरीका पूरा बदल जाएगा इसी क्वेश्चन में। ऐसे तो आप तुरंत बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम्स में आप कैसे बनाएंगे क्वेश्चंस को, उसको थोड़ा देखिए। बेटा ये लिखना सीखना बहुत जरूरी है। हम लोग लिखने सीख गए तो आधा प्रॉब्लम हम लोग का खत्म। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक और मेथड देखते हैं, ठीक है, जो कि बोर्ड वगैरह में ज्यादातर चलता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग को यहाँ से एक बॉल लेके जाना है और यहाँ से वाइट निकालना है, यही काम हमारा है। तो हम लोग कुछ नामांकन करेंगे। सबसे पहले आर लिखेंगे, ये आर क्या होगा, ड्राइंग रेड, ड्राइंग रेड फ्रॉम बैक। अच्छा, पहले बैग से तो हम व्हाइट भी निकाल लें, तो ड्राइंग व्हाइट फ्रॉम बैग, और रेड और व्हाइट को निकाल के कहाँ डाल लें, बैग 2 में। तो 2 से व्हाइट निकालना चाहिए, तो उसको हम लोग सक्सेस कंसिडर करते हैं, एस, एस सक्सेस, है ना। तो सक्सेस कब होगा, जब आपका यहां से व्हाइट निकले, ड्राइंग व्हाइट फ्रॉम बैग। तो अब सक्सेस कैसे होएगा, ये सोचिए, आप सक्सेस कैसे होइएगा, इस पर ध्यान दीजिए। आप सक्सेस होइएगा कि आप यहां से आप रेड निकालो एंड देन फिर यहां से आपका व्हाइट निकालो, ये तरीका होगा। आर एंड एस, पहले वाले से आप क्या निकालेगा, आर रेड, और देन एंड, या हिंदी में और, या देन, जो भी बोलिए। सेकंड वाले से हमको सक्सेस होना है, तो सेकंड वाले से मेरा व्हाइट, या प्लस फर्स्ट वाले से हमारा व्हाइट निकलेगा एंड देन सेकंड वाले से मेरा व्हाइट निकालना चाहिए, मतलब सक्सेस करना चाहिए, मतलब यही तरीका होगा निकालने का। पता है, एक आप रिप्रेजेंट करके बोल सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी एस इंटरसेक्ट आर, क्या मतलब हुआ इसका। तो देखेंगे, दिस इज स्टैंड फॉर ड्राइंग अ रेड बॉल, ड्राइंग अ रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग and drawing white white ball from second bag। क्या मतलब है उसका, मतलब यही हुआ इसका। अगर किसी को एस इंटरसेक्ट या आर इंटरसेक्ट, स्टैंड फॉर ड्राइंग अ रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग एंड ड्राइंग व्हाइट बॉल फ्रॉम सेकंड, मतलब आर इंटरसेक्शन ऐसे ही स्टैंड कर रहा है, ठीक है, कि पहले वाले से आपका रेड निकले, ध्यान दीजिए इसको, फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि पहले वाले से आपका रेड निकले और अगले वाले से व्हाइट, ये सक्सेस कब, जब पहले वाले से रेड निकला, प्लस पहले वाले से व्हाइट निकले और अगले वाले में सक्सेस हुई कब, जब आपको पता है कि पहले वाले से व्हाइट निकले। तो पहले वाले से रेड कैसे निकला था, ध्यान दीजिए, पहले वाले से निकला था 3/7। तो सक्सेस का मतलब व्हाइट है, सक्सेस का मतलब व्हाइट है, ड्राइंग व्हाइट फ्रॉम बैक बी। तो जब रेड निकला होगा तो दूसरे वाले में तो रेड बढ़ा नहीं होगा, तो दैट केस में 5/10 हो जाएगा। मतलब व्हाइट निकलना चाहिए जबकि आपको पता है पहले वाले से रेड आया। जब पहले वाले से व्हाइट निकलने क्या प्रोबेबिलिटी होगी, दैट इज 4/7। दूसरे वाले से व्हाइट आना चाहिए जबकि आपको पता है पहले वाले से व्हाइट आया, तो दैट केस में व्हाइट बढ़ा होगा,
6/2 39/7। तो मतलब एग्जाम्स में आपको ज्यादातर ऐसे लिखना पड़ता है, यही आपका टोटल प्रोबेबिलिटी। सक्सेस कैसे होगा? सक्सेस आप दो तरीके से हो सकते हैं, रेड निकला देन व्हाइट निकला, एक तरीका ये था सक्सेस करने का, व्हाइट निकला एंड देन व्हाइट निकला, दो तरीका। तो इनको हम लोग ऐड करें, तो यही जो ऐड कर रहे हैं यही आपका टोटल प्रोबेबिलिटी दे रहा है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जल्दी बोलिए। ठीक है, अरे एक दो बच्चा भी तो मैसेज किया करो, समझ में आता। हाँ गौरव ने किया, चलिए। अच्छा, इसी क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका बताते हैं हम आपको, सेट थ्योरी मेथड्स। ठीक है, वो सीख, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है, सीखेगा नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। चलिए, एग्जाम्स में, अरे अभी एग्जाम्स का टेंशन नहीं लीजिए, अभी पूरा बताएंगे आपको, खुद समझ में आ रहा है एग्जाम में क्या करना है, घबराइए मत। एग्जाम में जो अभी किए वो भी कर सकते हैं, मतलब एग्जाम में आपको थोड़ा रिटर्न लिखना होगा, तो जो हम कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, अब हम लोग एक सेट थ्योरी मेथड से जाते हैं और समझने की कोशिश करेंगे इस मेथड को। ठीक है, थोड़ा सा ये और आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा। ठीक है, हम लोग को सेकंड ड्रॉ से व्हाइट निकालना है। ठीक है, सेकंड ड्रॉ से हम लोग को क्या निकालना है? व्हाइट बॉल निकालना है। और फर्स्ट ड्रॉ से आपका कुछ भी निकल सकता है, आइदर रेड और आइदर व्हाइट। तो हम एक सैंपल क्रिएट करते हैं जो आपको पहले बैग के रिस्पेक्ट में, समझिए। तो हम एक सैंपल क्रिएट करते हैं, ये सैंपल है, इसको हम लोग क्रिएट किए किसके रिस्पेक्ट में? पहले बैग के रिस्पेक्ट। तो इसमें क्या होगा? एक तरफ व्हाइट होगा और एक तरफ रेड होगा। मतलब बैग ए के रिजल्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, हम सैंपल को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, है ना। तो एक पार्ट क्या होगा? एक पार्ट होगा ड्राइंग अ रेड बॉल और दूसरा क्या होगा? ड्राइंग अ व्हाइट। अरे बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब दोनों में कुछ कॉमन है? हाँ कुछ कॉमन, ये व्हाइट है और ये रेड है, तो आपस में तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? दो का इंटरसेक्शन आपका क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्योंकि ड्रॉ तो हम एक ही बॉल करें ना, हम ये कहाँ बोलेंगे एक व्हाइट ले लो एक रेड बोलो, ऐसा तो कुछ बोले नहीं हम लोग। ठीक है, या तो वो रेड निकलेगा या तो फिर वो व्हाइट निकलेगा। इट मींस कि बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सेकंड इवेंट क्या है? सेकंड इवेंट हमको दूसरे बैग से करना है जिससे हमारा व्हाइट आना चाहिए। ठीक है, जो किस पे डिपेंड करेगा? जो डिपेंड करेगा दोनों पे, मतलब पहले बैग पे। तो इसको समझते हैं, है ना। तो इस बात को हम समझते हैं कि जो सेकंड हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, सेकंड वाले में आपका व्हाइट आना चाहिए, इसको हम एस ले लेते हैं। इसको सर्कल के फॉर्म में रखते हैं सेकंड वाले। देखो सेकंड वाला जो है ना सक्सेस, ठीक है, तो वो डिपेंड कर रहा है किस पे? फर्स्ट वाले, क्योंकि यहाँ से बॉल आ रहा है। तो अब देखिए ना, सक्सेस विथ रिस्पेक्ट टू व्हाइट बॉल एंड सक्सेस विथ रिस्पेक्ट टू रेड बॉल, या फिर ऐसे बढ़ेगी सक्सेस जब फर्स्ट बैग से, ये जो बैग आपको दिख रहा है इससे व्हाइट निकले, सक्सेस जब फर्स्ट बैग से आपका रेड निकले। तो आप एक चीज नोटिस करें, एक चीज नोटिस करिए, इस सक्सेस को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ध्यान देगा, इस सक्सेस को आप रिप्रेजेंट कर सकते थे, इन दोनों का क्या निकलेगा? इंटरसेक्शन। मतलब सक्सेस का मतलब ये पूरा पार्ट को आपको डिफाइन करना है, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन लिया तो ये वाला पूरा पार्ट आ जाएगा। और जब इसका ये लीजिएगा तो वो वाला पार्ट आ जाएगा, इस इंटरसेक्शन आपके पास क्या हो जाएगा? जब ये वाला पार्ट लीजिएगा तो आपको क्या होगा? इस सक्सेस को कैसे दिखाएगा?
ये वाला पार्ट यूनियन, इसको जोड़ दीजिए एस इंटरसेक्शन। अच्छा नोटिस करिएगा, इसको आप खोलिएगा ऐसे, ये यूनियन ना देकर आप एडिशन में करते तो काम बन जाता, लेकिन हम सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। ये सक्सेस को कैसे दिखाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, यूनियन इन दोनों का इंटरसेक्शन, तभी ना पूरा पार्टी आएगा कंप्लीट। तो देखिए सिंपल सी बात है कि प्रोबेब ऑफ एस इतना प्लस प्रोबेब ऑफ एस, हम यूनियन का फॉर्मूला छोड़ दें। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन तो आएगा नहीं, तो जीरो। देख रहे हैं कैसे काम हो रहा है। तो इस केस में देखिए क्या होगा कि प्रोबेब ऑफ डब्ल्यू वाइट सक्सेस होगा वाइट के रिस्पेक्ट, सही है। प्रोबेब ऑफ रेड सक्सेस होगा विद रिस्पेक्ट टू रेड। वाइट आने का क्या प्रोबेब, वाइट आने का क्या प्रोबेब, ठीक है, पहले वो पता करना है, और फिर सक्सेस होंगे जब वाइट निकला पहले ड्रॉ से। फिर आइए आप रेड आने का क्या प्रोबेब, और सक्सेस होने का जब आपका रेड, वही चीज आ रहा है फिर से। बट ये वेन डायग्राम से हम दिखाया आपको, ये देखिए वेन डायग्राम से कैसे काम किया। हम लोग कुछ नहीं किए, हम लोग एक सैंपल क्रिएट, ओके। इस सैंपल को ऐसा लिए कि पहले वाले के हिसाब से रेड एंड व्हाइट में हम बांट, लेकिन जो दूसरा ड्रॉ कर रहे हैं वो टोटली डिपेंडेंट है पहले ड्रॉ। तो दूसरा ड्रॉ मतलब हमारा व्हाइट निकलना चाहिए, तो इसको हम सक्सेस रखते हैं। तो हमारा सक्सेस इस रेड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, और हमारा सक्सेस इस रेड के रिस्पेक्ट प्लस हमारा सक्सेस, ठीक है, इस व्हाइट के रिस्पेक्ट। तो रेड आने का क्या प्रॉपर्टी होगा, सक्सेस इज रिस्पेक्ट टू रेड, कुछ गलती है, व्हाइट कलर। रेड आने का क्या प्रॉपर्टी होगा, और हमारा सक्सेस रेड के रिस्पेक्ट, हो गया। तो मतलब एक बात को हम लोग कई तरीके से दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। हम लोग को ये सब चीज को थोड़ा सीखना होगा, क्योंकि ये सीखेंगे तो बेस हम लोग आसानी से बता, इसी को हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग और करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे काम करेगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है यार, क्योंकि ले देकर बेस ही वाला क्वेश्चन सब है, थोड़ा सा हल्का हल्का चेंजेस करना। बेस में क्या होगा कि 2 लाइन और मिल जाएगा, मिटाएंगे इसको। चलिए ओके, क्वेश्चन है आपका, in a test in a test and examine either guesses or copies or knows the answer, knows the answer. A multiple choice question answer to a multiple multiple choice question with 4 choices, with 4 choices. The probability that the probability that he makes a guess is 1/3, and and the probability that he copies the answer, he copies the answer is 1/6,
The probability that he copies answer is 1/6. The probability, आगे बोलते हैं, the probability that his answer is the probability that his answer is correct given that he copied it is 1/8. Find the probability that he answered the question correctly. क्वेश्चन को आप पढ़िए एक बार, उसके बाद ये बन जाएगा तुरंत, कुछ नहीं क्वेश्चन के अंदर। देखिए इन अ टेस्ट, देखिए क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लें, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, देख के। इन अ टेस्ट एंड एग्जाम में either guesses or copies or knows the answer to a multiple choice question. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको बनाना है। तो एक इंसान कैसे बनाता है, 3 तरीका बनाने का। या तो वो जानता होगा उसको, पहला, या तो गेस कर रहा होगा, 4 ऑप्शन है तो गेस कर रहा होगा ये सही होगा या ये सही होगा। यही रीजन हम लोग ऑब्जेक्टिव पे थोड़ा खुश होते हैं, यार ये 4 में हम लोग गेस कर लेंगे या कोई बता देगा। तीसरा तरीका क्या है, कोई बता रहा है। एग्जाम देने में, खासकर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में, ये 3 चीज चलता है, या तो आप जानते हैं, या तो आप गेस मारते हैं, या तो आपको कोई बता रहा है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि इन अ टेस्ट एंड एग्जाम में आइदर गेसेस और कॉपीज और नोज द आंसर टू अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 4 चॉइसेस। अब देखिए आप इंसान के हिसाब से, अली हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, अली का कहना है कि 4th गूगल, ठीक है। तो फिलहाल वो जानकारी में आ जाएगा, वो गेस नहीं कर रहे, आप जान नहीं रहे, मतलब जानकारी जुटा रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि जानकारी आप बच्चे से जुटाएं, कहीं से भी जुटा सकते हैं। तो 2 थर्डी वाला पार्ट में आएगा। नजर आ रहा है, ठीक है। शैडो आ रहा है थोड़ा सा, आ रहा है नजर। हाँ ना, जल्दी बोलिए। चलिए बढ़ते हैं। तो अगर कोई एग्जाम्स होता है, समझने की कोशिश करते हैं, अगर कोई भी एग्जाम्स होता है तो अच्छा ये क्वेश्चन आपका जो असाइनमेंट है उसमें भी है, बट वो बेस्ड थोड़ा सा वहां पे क्वेश्चन को बढ़ाया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन अ टेस्ट एंड एग्जाम में आइदर गेसेस और कॉपीज और नोज द आंसर टू अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 4 चॉइसेस। मतलब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 4 चॉइसेस वाला, उसको बनाने का आपके पास 3 तरीका है, ठीक है। अब मैन टू मैन हम लोग समझ जाते हैं कि जैसे आप कोई बच्चा बना रहा है तो हम समझ जा रहे हैं कि ये गेस कर रहा है कि या फिर वो जानता है या वो किसी से पूछा है। तो एक स्टूडेंट का अपना जो रेपुटेशन होता है उसके अकॉर्डिंग अंदाजा लगाया जा सकता है। तो कहानी को आगे बढ़ाएगा, द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स अ गेस इज 1/3, मतलब उस बंदे का जो गेस करने का जो चांस होगा वो 1/3 होगा। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज द आंसर इज 1/6, और उसके कॉपी करने का जो चांस होगा वो 1/6 होगा। ओके, आगे बढ़ा। द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीड इट इज 1/8। अगर उसका आंसर करेक्ट है तो मतलब कॉपी करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/8 है। तो आपसे पूछा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली। तो आपसे पूछा गया कि बताइए कि करेक्ट होने का क्या संभावना बनता है, क्या प्रोबेबिलिटी तैयार होता है, मतलब सक्सेस होने का क्या प्रोबेबिलिटी, सिंपल सा बात है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं वो थोड़ा सोचते हैं।
एक सैंपल बनाते हैं, है ना, और सैंपल में वो 3 काम किया है उसको ले लेते हैं। क्या काम किया है? एक काम ये है, एक काम ये, 3 काम। या तो वो जान रहा होगा, ठीक है, या तो वो गेस कर रहा होगा, या तो वो कॉपी किया होगा। तो सक्सेस करने का क्या प्रोबेबिलिटी है? देखिए सक्सेस करने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? देखिए वो सक्सेस क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू गेस? देखिए वो सक्सेस क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू कॉपी? वो सक्सेस क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू नो द आंसर? सही लिखे, मतलब उसका आंसर करेक्ट हो, ठीक है, मतलब सक्सेस हो जाए, उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा? तो 3 बात पे टिकता है, क्योंकि वो 3 काम किया कर सकता है, या तो वो गेस किया होगा, या तो वो कॉपी किया होगा, या तो वो जानता हो। तो यानी कि आपका देखिए यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, हम लोग को यहाँ पे देखना होगा कि गेस करने का प्रोबेबिलिटी, सक्सेस विद रिस्पेक्ट टू गेस, कॉपी करने का प्रोबेबिलिटी और सक्सेस विद रिस्पेक्ट टू कॉपी, जानता होगा वो और सक्सेस विद रिस्पेक्ट टू नो द आंसर। ओके, ठीक है, यहाँ पे अब क्वेश्चंस में आइए, डाटा बहुत सारा दिया हुआ है। इन अ टेस्ट एग्जामिनिंग आइदर गेसेस और कॉपीज और नोट्स द आंसर टू अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 4 चॉइस। द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स अ गेस इज 1/3। देखिए उसके गेस करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो आपका 1/3 है, बात समझिएगा। उसके गेस करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो आपका 1/3 है, उस बंदे का, ठीक है। ये जानिए मैन है जो 3 काम कर सकता है, तो गेस करने का उसका प्रोबेबिलिटी 1/3 है। एंड दैट प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज द आंसर इज 1/6, और उसको कॉपी करने का प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/6। तो ये पूरा मिलके 1 होगा। तो उसका जानने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? तो उसके जानने का प्रोबेबिलिटी होगा 1/2। बात समझिए, उस बंदे का प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन के सक्सेस का प्रोबेबिलिटी नहीं, उस बंदा मतलब जो इंसान है, हम अंदाजा लगाएं, जैसे नहीं बोलते पक्का कॉपी में क्या लिखा हमको नहीं पता है, ठीक है, हम अंदाजा नहीं लगाते हैं हम लोग, अरे वो चोरी किया होगा पक्का, वो चीट किया होगा, हम लोग बोल देते ना पक्का चीट किया होगा, या कोई उसको बताया होगा, या फिर हम लोग बोलते नहीं वो जानता है, वो गलत कर ही नहीं सकता, बोलते हैं ना ये सब वर्ड। तो वही चीज कि उस बंदे के बारे में बात हो रहा है कि वो उसके गेस करने का प्रोबेबिलिटी 1/3 हो। अगर वो एग्जाम्स गेस करके दिया होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी हम लोग मानने के 1/3। अब एग्जाम में वो सही किया गलत किया वो तो बात का बात, एक अंदाजा लगाते हैं बच्चा जा रही पक्का चोरी किया हो, तो वही अंदाजा लगा रहे हैं। तो वो गेस करने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, उसके कॉपी करने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है, और उसके जानने का जो प्रोबेबिलिटी है, तो तीनों मिलके 1 होना चाहिए। तो 1 में से जब आप 1 माइनस 1/3 माइनस 1/6 करेगा तो 1/2 निकल जाएगा। ठीक है, 6 माइनस 2 माइनस 1, तो 3/6 यानी कि 1/2 आगे। अब देखिए आगे, अब देखिए वो सक्सेस करेगा विद रिस्पेक्ट टू गेस, सक्सेस करेगा विद रिस्पेक्ट टू कॉपी, एंड सक्सेस करेगा विद रिस्पेक्ट टू नो द आंसर। अब यहाँ देखिए, तो हम लोग देखिए फिर से इन अ टेस्ट एंड एग्जामिनिंग आइदर गेसेस और कॉपीज टू नो द आंसर टू अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 4 choices, the probability that he makes a guess is 1/3 and the probability that he copies the answer is 1/6। देखिए ये नहीं दिया था, लेकिन हमको पता चल गया कि बंदे ने 3 काम किया है, तो 2 काम का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, तो हम 1 से घटा देंगे तो हम लोग को तीसरा निकल जाएगा। तो जानने का प्रोबेबिलिटी उसका पता चल गया कि हाँ। अब आगे बोलता है द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीड इट, मतलब वो सक्सेस क्या हुआ विद रिस्पेक्ट टू कॉपी वो 1/8। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर्स द क्वेश्चन करेक्टली। तो बताइए कि उसका आंसर करेक्ट कैसे हुआ? बहुत सिंपल। देखिए सक्सेस क्या होगा अगर गेस किया हुआ, तो गेस में तो 4 ऑप्शन होगा, तो गेसिंग में मतलब क्या है 1/4 चांस होता है, कोई भी सही हो सकता है, 25% किसी का भी आंसर सही होने का चांस है। तो उस केस में देखिए ये डाटा नहीं दिया हुआ, लेकिन डाटा आपको सोचने के लिए आया था। सक्सेस विद रिस्पेक्ट टू गेस यानी कि 1/4, और सही में अगर जानता होगा तो क्या होगा, सक्सेस विद रिस्पेक्ट टू नो द आंसर 1। और वो जब जान रहा है कि इसका आंसर यही था तो 100% सक्सेस करेगा।
तो बस इस डाटा को आप यहाँ पे बिठा लीजिए 1/3 और सक्सेस 1/4 1/6 सक्सेस विद रिस्पेक्ट टू 1/8 और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपके पास। दिस इज द आंसर। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इसको। आई थिंक इसका आंसर है 29/48। समझ में आया? पहले क्लियर करिए, समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? ठीक है। एक बंदे का, ठीक है, एक बंदे का 3 तरीका था बनाने का, जानना, गेस करना या कॉपी करना। तो दिया होता है गेस करने का उस बंदे का प्रोडक्ट ये हो सकता है, कॉपी करने का ये प्रोडक्ट होता है, जानने का प्रोडक्ट नहीं देता, तीनों मिलकर 1 होता तो जानने वाला निकाल। एक चीज दिया होता है सक्सेस विद रिस्पेक्ट टू कॉपी 1/8 दिया होता, तो सक्सेस विद रिस्पेक्ट टू गेस तो 1/4 होगा और सक्सेस विद रिस्पेक्ट टू नो द आंसर तो 1 होगा। तो उस बेस पे हम लोग क्वेश्चन करें। टाइम अगर है तो 1-2 क्वेश्चन हम लोग अभी और देखेंगे। ठीक है 15 मिनट, एक क्वेश्चन हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि बैग है, a bag contains n plus 1 point, n plus 1 point. It is known that it is known that one of these points shows hit on both sides, whereas the other points are fair. One point is selected, one point is selected at random and tossed. If the probability that toss results in hit, result of L is कहानी क्या है कि क्वेश्चन आप पढ़ लो। कहानी क्या है कि बैग कंटेन्स n plus 1 पॉइंट्स। कोई बैग है जिसमें आपको n plus 1 पॉइंट्स है पड़ा, ठीक है। इट इज नोन दैट वन ऑफ दीज पॉइंट्स शोज हेड ऑन बोथ साइड। उसमें एक ऐसा कॉइन है इसमें दोनों तरफ हेड दिखा रहा है, उसमें एक कॉइन ऐसा है n plus 1 कॉइन में, ठीक है, जिसमें दोनों तरफ हेड दिखा रहा है, ठीक है, मतलब वो अनफेयर कॉइन, सिंपल सा बात है। इट इज नोन दैट वन ऑफ दीज कॉइन्स शोज हेड ऑन बोथ साइड्स whereas the other coins are fair, जो लेकिन बाकी कॉइन है वो सब फेयर, मतलब n कॉइन फेयर। One coin is selected at random and tossed.
ओके, एक आपको कॉइन को सिलेक्ट करना है और वो क्या हो जाएगा, उसको टॉस करना है। If the probability that toss results is head is 7/12, find the value of head. देखिए सिंपली हेड का डिमांड कर रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, हेड डिमांड कर रहे हैं। तो उसके लिए देखिए हेड के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉइन का सिलेक्शन करना होगा। तो सबसे पहले ये सोचिए कि फेयर कॉइन का सिलेक्शन कैसे पॉसिबल, फेयर कॉइन का सिलेक्शन कैसे पॉसिबल, फेयर कॉइन कितना है, टोटल कॉइन कितना है, n+1। अनफेयर कॉइन कैसे सिलेक्ट होगा, अनफेयर कॉइन कैसे सिलेक्ट होगा, 1/n+1। तो हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, देखिए हेड आने का प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले आप फेयर कॉइन को सिलेक्ट करिए, चुनिए, मतलब आपने एक कॉइन उठाया वो आपका फेयर निकले, तो अब आपको ये सोचना है कि हेड विथ रिस्पेक्ट टू फेयर कॉइन, या ये भी हो सकता है कि जो कॉइन है वो अनफेयर आ जाए, कॉइन आपका अनफेयर आ जाए, तो उस केस में हेड अनफेयर कॉइन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ठीक है। एफ आपको शो कर रहा है फेयर के लिए और यूएफ शो कर रहा है अनफेयर कॉइन के लिए। देखिए फेयर कॉइन को आप कैसे ले सकते हैं, n/n+1। अच्छा फेयर कॉइन से हेड कैसे आएगा, कुछ सोचिए, एक फेयर कॉइन लीजिए इसमें एक तरफ हेड और एक तरफ टेल है, फेंकेगा तो 1/2 ही प्रोबेबिलिटी, तो फेयर कॉइन से हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा। अनफेयर कॉइन कैसे निकलेगा, टोटल आपके मात्र एक अनफेयर है, तो 1/n+1 निकलने का उसका चांस होगा। और अनफेयर कॉइन से हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, 100%, क्योंकि दोनों तरफ हेड है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आपका हो गया। लेकिन हम लोग के पास गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमारे पास 7/12 है, तो देखिए n 2 टाइम्स ऑफ n+1 प्लस 1/n+1 इज इक्वल टू 7/12। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, n+2 एलसीएम लेने के बाद 2 टाइम्स ऑफ n+1 इज इक्वल टू 7/12, सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 6n+12 and 7n+7, तो 12 minus 7 is equal to 7n minus 6n, that is a n, that is a 5, n का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 5। यही तक छोड़े, एक दो क्वेश्चंस और है इसमें, क्या आ सकता है, ये क्वेश्चन और करते हैं, फिर से समझा दें। कल 2 बजे क्लास दे दें, कल 2 बजे क्लास दे दें, 2 घंटे का क्लास कर देते हैं कल, एक बड़ा क्लास, हाँ कल 2 बजे देते हैं, एक बड़ा क्लास करते हैं, 2 दिन हम लोग कर लेंगे तो खत्म हो जाएगा। अरे शुरू में यही देंगे, देखिए 2:30 बजे ही हम बेस थ्योरम स्टार्ट करेंगे, दो बाकी जो आधा घंटा है ना हमारा बचा हुआ है, इस पे एक दो क्वेश्चन वो कर देंगे, बेस थ्योरम 2:30 बजे चालू करेंगे, बेस थ्योरम थोड़ा लेट करेंगे बट इसका कुछ क्वेश्चन उसको कर देंगे पहले। चलिए यहीं तक छोड़ते हैं, यहीं तक रखते हैं, है ना।